हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग कक्षा 9 की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है हिंदी सेट बी की स्पर्श उसके एक पाठ शुक्र तारे के समान उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये पाठ जो है महात्मा गांधी जी के बारे में है। उनके जो बहुत निजी सचिव थे उनके बारे में है, महादेव भाई देसाई। और उनकी कंपैरिजन जो है शुक्र तारे से की गई है, जो कि चांद के पास रहता है 1-2 घंटे के लिए, फिर चमक के अपनी प्रतिभा चमका कर और फिर गायब हो जाता है। पाठ बहुत अच्छा है और बहुत प्रेरणादायक, बहुत ही शिक्षाप्रद पाठ है, क्योंकि महादेव भाई देसाई जो है महात्मा गांधी जी के निजी सचिव रहे। और महात्मा गांधी जी जो है बहुत ही एक अमीर परिवार के थे और लंदन में पढ़े थे, साउथ अफ्रीका में नौकरी की थी। और उसके बाद सीधा जो है वो चंपारण के नीलदारों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों से उन्होंने अपने जन जागरण की, या यूँ कहें भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की शुरुआत की थी। तो और महादेव भाई देसाई जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में पहले ट्रांसलेटर थे, जिसको कहते हैं अनुवादक, और वो वकील भी थे और अहमदाबाद में वो अपनी वकालत करते थे। महादेव भाई देसाई की तुलना शुक्र तारे के समान इस नाम से की गई है। और शुक्र तारा जो होता है वो जो आसमान में चांद चमकता है उसके साथ में जो एक तारा होता है बहुत ब्राइट, उससे की गई है, जिसको ध्रुव तारा भी कहते हैं। और महादेव भाई को ये कहा गया है कि जिस तरह से शुक्र तारा अपनी आभा 1-2 घंटे के लिए चमका के फिर गायब हो जाता है, उसी तरह से महादेव भाई भी थे जो गांधी जी के साथ में एक समय अच्छे खासे समय तक रहे, लेकिन अपनी आभा चमका के फिर वो विलीन हो गए, मतलब उनका देहांत हो गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि उनकी तुलना किससे की गई है। तो ये पूरे पाठ को अगर बहुत सघनता से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महादेव भाई जो है उनकी तुलना 2 चीज़ों से की गई है। एक तो शुक्र तारे के समान, जो मैंने आपको बताया है। दूसरी में एक जगह वहाँ पाठ में आता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो गंगा यमुना और बाकी नदियाँ बहती हैं, उसमें गाद जो होता है वो इतना सोने के समान होता है कि उसमें आप दूर तक मीलों तक चलिए एक पत्थर नहीं मिलेगा, इतना कीमती गाद होता है। तो उससे महादेव भाई की तुलना की गई है कि वो इतने अमूल्य थे, इतने महत्वपूर्ण थे, इतने हाई क्वालिटी के थे कि वो जो है वो उत्तर पश्चिमी नदियाँ, उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ बहती हैं उसकी गाद की तरफ थे, बिल्कुल निष्कलंक, कोई कमी नहीं, और लोग उनसे मिलके बहुत खुश होते थे। तो उनकी तुलना जो है 2 चीज़ों से की गई है, शुक्र तारे से और नदी में बहने वाले कीमती गाद से उनकी तुलना की गई है। और महात्मा गांधी जी जो थे वो महादेव भाई देसाई पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, विचार बहुत मिलते थे, और उनको पता था कि महादेव भाई देसाई ही मेरे असली राजनीतिक वारिस होंगे। लेकिन ये आधिकारिक रूप से महात्मा गांधी जी ने तब कहा जब जलियांवाला बाग के जो कांड हुआ था उसका विरोध करने के लिए, जब 1919 में पलवल स्टेशन से उनको गिरफ्तार किया गया था। तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत लोगों को डर लगता है कि आगे जाने ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, क्या होगा हाल। तो उस वक्त उन्होंने वहाँ रेलवे स्टेशन पे ही महादेव भाई को कहा था कि मेरे राजनीतिक वारिस जो हैं महादेव भाई देसाई होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि सन 1919 में पलवल के रेलवे स्टेशन पे महात्मा गांधी जी ने महादेव भाई को अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया था। इस पाठ में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का जिक्र है, तो मैं आपको बता रही हूँ एक सीरीज से कि कौन से न्यूज़पेपर के कौन से संपादक का क्या संबंध था। तो इसमें सबसे पहले आता है कि ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय के साथ में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था। तो ट्रिब्यून के जो संपादक थे श्री कालीनाथ राय, उनको ब्रिटिश सरकार ने 10 साल की कड़ी सज़ा दे के जेल भेज दिया था। तो ये पहले जो ट्रिब्यून के जो संपादक है श्री कालीनाथ राय, उनके बारे में है। गामदेवी मणि भवन में महादेव भाई का क्या काम था। तो देखिए, गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे, दिन भर में उनसे सैकड़ों लोग मिलने आया करते थे। तो ऐसे ही एकदम से तो कोई मिलने नहीं जा सकता था गांधी जी से। तो अब गांधी जी को क्या पता कौन किससे मिलने आ रहा है। तो महादेव भाई गांधी जी को मिलवाने से पहले महादेव भाई जो है सारे लोगों से पूछ लेते थे कि भाई आप किस काम से आए हो, देवी जी आप किस काम से आई हैं, कोई अधिकारी है, कोई संपादक है। तो उसके ना छोटे छोटे नोट्स बना के वो गांधी जी को पास कर दिया करते थे कि अभी ये इतने बजे ये आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेके ये आ रहे हैं, इनको इस विषय में बात करनी है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स से अत्याचार कर रहे हैं।
वो मुकदमा चल रहा है, ये हो रहा है। तो वो क्या करते थे कि छोटे छोटे नोट्स बना के गांधी जी को दे देते थे। तो उस हिसाब से गांधी जी ने पढ़ा और फिर अगले से बात कर ली कि हाँ भाई आपका ये विषय। तो उससे क्या होता है, नोट्स बना के मिलने से क्या होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स हो या बड़े ऑफिसर्स हों, तो वो अचानक से पकड़ के और मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ इस काम को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है या इस मामले में क्या क्या करना है। तो वो जो काम था गाम देवी में, मणि भवन में जहाँ गांधी जी रहते थे, वहाँ महादेव भाई देसाई जो है आगंतुकों को या मिलने वालों को गांधी जी से पहले से तैयार करके मिलवा देते थे कि हाँ भाई इनको ये काम है और ये इस मामले में बात करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि क्रॉनिकल के संपादक के साथ में क्या हुआ था। तो क्रॉनिकल के जो संपादक थे हॉनीमैन, उनको ब्रिटिश सरकार ने निर्वासित करके और देश निकाला दे के वापस इंग्लैंड भेज दिया था। अब ये सारे न्यूज़पेपर्स जो है ना, ट्रिब्यून के हुए या ये यंग क्रॉनिकल के हुए, तो इनके साथ में ब्रिटिश सरकार जो है इसलिए बुरा व्यवहार कर रही थी क्योंकि ये अखबार जो है झुकने के लिए तैयार नहीं थे और ये बराबर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ देशभक्तों के जो है आर्टिकल्स या लेख सारे जो है पब्लिश करते थे। इस बात से ब्रिटिश सरकार बहुत खफा हो गई और एक के बाद एक करके न्यूज़पेपर्स बंद करवाने के चक्कर में इनके एडिटर्स को पकड़ के इधर उधर करने लगी। देखिए, एक प्रश्न शायद ये भी आ सकता है कि बॉम्बे के कौन युवा नेता थे, उनके सामने क्या परेशानी आई, या क्रॉनिकल के हार्निमैन के जाने से एनी बेसेंट के अनुयायियों के सामने क्या आई। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो एनी बेसेंट के जो अनुयायी थे वो थे शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमुना दास द्वारिका दास। तो क्रॉनिकल के जो हार्निमैन थे संपादक, वो यंग इंडिया के लिए भी आर्टिकल्स लिखते थे। अब वो तो चले गए इंग्लैंड, उनको तो निर्वासित कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। तो ये तीनों जो अनुयायी थे श्रीमती एनी बेसेंट के, इन्होंने गांधी जी से कहा कि वो तो चले गए, उनकी जगह अब आप हमारे लिए आर्टिकल्स लिखने दो तो और आप ही संपादक बन जाओ यंग इंडिया के। तो यंग इंडिया जो था वो वीकली मैगजीन थी या वीकली न्यूज़पेपर था। तो साप्ताहिक का मतलब होता है वीकली, दैनिक का मतलब होता है डेली और मासिक का मतलब होता है मंथली। अब गांधी जी को तो आर्टिकल्स के लिए जगह की कमी पड़ रही थी, तो उनको फिर इसमें फ़ायदा लगा और क्योंकि लोगों से तक जाता अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो वो यंग इंडिया के जो है संपादक बन गए। अब वो यंग इंडिया के संपादक बने तो उसके पीछे पीछे नवजीवन अखबार भी आया, पीछे पीछे साप्ताहिक आया। अब गांधी जी को क्रॉनिकल में जगह मिल गई, यंग इंडिया में जगह मिल गई और ये जो नवजीवन है वो आया। तो नवजीवन और जो ये यंग इंडिया था, ये दोनों वीकली अहमदाबाद से निकलने लगे, रेगुलर निकलने लगे और इसमें आर्टिकल्स वगैरह छपने लगे। अब वो आर्टिकल्स जो थे वो सारे आर्टिकल्स लिखता कौन था? गांधी जी आइडिया देते थे और अपने जो महावीर भाई देसाई थे जिनके बारे में आप पाठ पढ़ रहे हैं, ये उनकी लगन के बारे में है कि 3 न्यूज़पेपर्स के लिए जो है वो लिखने लगे गांधी जी के बिहाफ पर। अब एक प्रश्न आता है कि महादेव भाई सारे देश के लाडले कैसे बन गए। देखिए, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ब्रिलियंस की बात है कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इतने सारे यंग इंडिया, नवजीवन, क्रॉनिकल सबको हाथों में ले लिया था। तो ये क्या करते थे कि गांधी जी ने महादेव भाई को कहा कि जितने भी ब्रिटिश न्यूज़पेपर हैं उनमें जो पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं, जो हाई क्वालिटी कंटेंट जाता है, जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, वही इनके साथ में किया जाए। तो महादेव भाई देसाई अपने विरोधियों को, और ऐसा नहीं कि खुद के ही आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वो अपने विरोधियों को और बाकी के सारे लोगों के लिए भी वो बराबर स्पेस देते थे और सारे कमेंट्स करते थे। अब सारे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर्स जो थे वो देखते थे कि किस तरह का कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। तो महादेव भाई ने वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल बहुत हाई लेवल पे मेंटेन रखा। गांधी जी के जो भी कमेंट्स होते थे वो बाकी जो आर्टिकल्स हैं उस पर भी बराबर वो अपनी कमेंट्स वगैरह देते रहते थे। और जो भी काम विदेश सरकार कर रही थी विरोध में देशवासियों की, उसके लिए बराबर टिक्का टिप्पणी करते थे। ये बातों से क्या हुआ कि पूरे इंडिया में ये बात फैल गई कि देखिए गांधी जी जो कह रहे हैं, गांधी जी जो कर रहे हैं वो रेगुलरली आ रहा है। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे खिलाफ क्या कर रही है उसके ऊपर भी टिक्का टिप्पणी आ रही है, पूरी निर्भयता से आ रही है। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से सारी चीज़ों को मेंटेन कर लिया, क्योंकि अगर ये कुछ भी बड़ा गलत काम करते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो जेल में भेज देती।
तो इन्होंने बहुत ही राजनीतिक रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से इन दोनों तीनों चारों न्यूज़पेपर्स को आराम से चलाया और बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट जो है देना शुरू किया, जो कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के ही बराबर था। और ये भारत में एक बहुत गर्व की बात थी कि हमारे देश में बहुत अच्छे लेवल के न्यूज़पेपर्स निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट आ रहा है, लोगों को पूरा विवरण मिल रहा है कि आज गांधी जी ने क्या किया, कल गांधी जी क्या करने वाले हैं। तो इससे महादेव भाई पूरे देश के लाडले बन गए। महादेव भाई की यात्राओं के बारे में कई बार एक प्रश्न आता है कि महादेव भाई यात्राओं के दौरान क्या करते थे। तो यहाँ पे एक शब्द है झोला। झोले का मतलब होता है कपड़े का जो एक थैला सा बना रहता है ना, वो उनके पास रहते थे। और अपने झोले में वो क्या बता रहे हैं पाठ में, आप जब पढ़ेंगे तो देखिएगा, फ्रेश ताज़ी से ताज़े न्यूज़पेपर्स, बुक्स और जो मैगजीन्स थी वो भरे रहते थे। और रास्ते में चलते हुए सारा गांधी जी का जितना भी लिखने के काम है, लेटर लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं, पब्लिशिंग के लिए आर्टिकल्स बना रहे हैं, ये सारा काम वो करते थे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते थे, लगातार जो है वो काम करते करते जो है यात्रा करते करते अपना काम करते रहते थे। इसीलिए उनका सारा काम, देखिए आप जब समय से पहले काम निपटा लेते हैं तो आपका सारा काम ऑन टाइम हो ही जाएगा। तो वो टाइम नहीं वेस्ट करते थे, यात्रा के दौरान भी बराबर लिखते रहते थे, लगातार लिखते रहे और कि अपने कमेंट्स वगैरह सब कुछ वो पढ़ते रहते थे और लिखते रहते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि महात्मा गांधी जी के पास आने से पहले महादेव भाई देसाई क्या करते थे। तो यहाँ पे एक नरहरि भाई का उल्लेख है और एक्चुअली महादेव भाई देसाई जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ट्रांसलेटर थे। ट्रांसलेटर के साथ में वो फिर बाद में वकालत करने पर लगे और नरहरि भाई जो थे वो उनके साथी थे। तो उन्होंने कहा कि वकील जो होता है वो सफ़ेद को सच को काला, झूठ मतलब सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद करता है। तो लोग जनरली जो है लिटरेचर में या बुक रीडिंग में रहते नहीं हैं, लेकिन ये दोनों जन महादेव भाई देसाई और नरहरि भाई जो थे ये उसके अपवाद थे। ये लगातार जो है ट्रांसलेशंस वगैरह में लगे रहते थे, बुक्स बहुत पढ़ते थे। तो इसमें कई सारी बुक्स का जिक्र है। इन्होंने कहा कि टैगोर, शरद चंद्र के जो वो थे लिटरेचर, उसको बुलटते पलटते रहते थे। चित्रांगदा कुछ देवयानी की कथा पे आधारित विदाई का अभिशाप, शरद बाबू की कहानियाँ, ये उस टाइम का जो लिटरेचर का वर्क है वो उन्होंने किया था। अच्छा, उसके बाद में भी एक जिक्र आएगा बुक के ट्रांसलेशन का, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। महादेव भाई की जो हैंड राइटिंग है ना, उसको आप गूगल करिएगा, महादेव भाई देसाई हैंड राइटिंग, एंड यू विल बी शॉक्ड टू सी हिज हैंड राइटिंग। बहुत शानदार, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग है। और उनके लिए कहा है कि बड़े बड़े जो लॉर्ड वाइसरॉयज थे, अंग्रेजी ऑफिसर्स थे, वो देख के आहें भरते रहते थे कि हमें ऐसा पर्सनल असिस्टेंट क्यों नहीं मिला है। तो एक तो बहुत सारे लेटर्स लिखने होते थे, फिर दूसरी बात गांधी जी से जो मिलने आते थे लोग और जो इंटरव्यूज़ होते थे, जो भी बातचीत होती थी, उसको भी बिना शॉर्ट हैंड के वो लिखते थे। और जो लोग इंटरव्यू वगैरह करने के लिए आते थे, गुंथर का जिक्र है इसमें, और एक बहुत बड़े राइटर हैं लुई फिशर, गुंथर, कहते ये ऐसे ऐसे लोग हैं वो पहले गांधी जी के जो सचिव थे महादेव भाई देसाई, उनसे पहले मिलान करते थे, फिर वो फाइनल अप्रूवल लेने के लिए जाते थे। तो इतना नाम था, कहते राइटिंग बहुत शानदार था और वो इतने अच्छे मतलब अक्षर लिखते थे कि बहुत सुंदर और शुद्ध लेखन लिखते थे। तो ये एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये उनका कैरेक्टर है कि वो इतने शानदार व्यक्तित्व थे कि कितना काम करते थे और हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर था, कमाल का हैंड राइटिंग था उनका। महादेव भाई के एक शौक के बारे में या हॉबी के बारे में हल्का सा जिक्र है कि वो कहीं भी कैसे भी हो तो दिन में एक बार वो सूत जरूर काटते थे। सूत काटना तो महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है, चरखे से, लेकिन कहते हैं कि महादेव भाई सूत भी बहुत सुंदर काटते थे और वो जो है रोज रोज जरा सा सूत जरूर काटते थे। तो इससे पता चलता है कि बहुत सिंपल आदमी रहा होगा, बहुत ध्यान से काम करते रहे होंगे और लगन होगी, है ना। इतनी सारी चीज़ों के लिए लगन होना भी एक कमाल की बात है। और इसी से पता चलता है कि गांधी जी इतने महान आदमी थे तो उनके जो निजी सचिव थे वो कितने महान रहे होंगे। तो ये चीज़ें उनके लिए कितनी अगाध श्रद्धा मन में लेकर आती है ना। देखिए, मोहिनी का नशा कहकर
उनकी तारीफ़ कैसे की गई है। अगर वो ये पूछते हैं आपसे या इससे कोई भी आपको आरटीसी आ जाता है, तो उन्होंने ये पाठ में कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हज़ारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों की परम उपकारी सोने की कीमत के गाद से बने हैं। आप 100-100 किलोमीटर चल लीजिए, एक कंकड़ आपके पैर में नहीं चुभेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि महादेव भाई से जो भी मिलता था, कैसा भी, वो कैसा भी हो, दुष्ट हो, अच्छा हो, सीधा हो, चालाक हो, वो सब उनसे मिलके कृतार्थ हो जाते थे। मोहिनी का नशा छा जाता था, क्योंकि महादेव भाई जो थे वो शुक्र तारे के समान थे कि उनकी इतनी चमक जो थी वो सामने वाले को पूरा वाइट कर देती थी कि हाय मैं किससे मिलकर आया। तो कई लोग जो होते हैं जिनसे आपको मिलके बहुत ग्लैड फीलिंग आती है कि अरे वाह शानदार बंदा था, बहुत अच्छा था। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, उसी तरीके के हमारे महादेव भाई थे जिनसे मिल के कभी भी किसी को घृणा, नफरत या झगड़े की फीलिंग नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि आदमी बहुत अच्छा था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है महादेव भाई के लिए। इस बात का भी जिक्र होता है कई बार प्रश्नों में कि महादेव भाई की मृत्यु कैसे हुई। तो महादेव भाई मगनवाड़ी से सेवाग्राम 11 किलोमीटर चल के जाया करते थे। और जब आप एक बहुत सीधे सज्जन आदमी के साथ रहते हैं जो महात्मा गांधी हो, तो आपके अंदर भी थोड़ी क्वालिटी आती है, आपको लगता है ठीक है पैदल ही चले जाएंगे। तो महादेव भाई भी सेवाग्राम तक पैदल आया जाया करते थे, और शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया तो उनकी हालत बहुत बिगड़ गई और वो बहुत असमय ही मृत्यु को चले गए। और ये बहुत ही दुखद हुआ, क्योंकि आप कितना भी मेहनत कर लीजिए आपको अपने लिए तो ध्यान देना ही पड़ता है। वो शायद भयंकर गर्मी में वो 11 किलोमीटर जाते आते थे, तो इस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और वो असमय ही कालकलवित हो गए। गांधी जी महादेव भाई के असमय ही गुजर जाने के कारण उन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या हुआ, वो उस बात का भी जिक्र है कि महादेव भाई की मृत्यु के बाद में बहुत दिनों तक गांधी जी जो हैं वो अपने नए असिस्टेंट जो थे प्यारेलाल जी, उनको महादेव ही कह के पुकारते रहे। और वो हमेशा यही कहते रहे कि एरे जख्म जोगे नहीं जशे, कि यानी ये घाव किसी भी कभी भी किसी भी योग से भरेगा नहीं। तो गांधी जी का जब सारा काम करने वाला निजी सचिव इतना मेहनती, इतना पराक्रमी, इतना सुंदर लिखावट वाला, इतना मृदुल भाषी चला गया, तो समझ में आता है कि गांधी जी पर क्या बीत रही होगी। शुक्र तारे के समान पाठ को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना, तब ज़िंदगी में 4 बातें कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 1, लगन से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। दूसरी बात, शिक्षा का बहुत महत्व है। आप जितनी ज़्यादा शिक्षित होंगे ना, आपको अपने ऊपर उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरी बात ये कि महात्मा गांधी जो इतने बड़े नेता थे, आप आज देखिए दुनिया के हर बड़े शहर में महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। आप जितनी भी इंडियन एम्बेसीज, भारतीय दूतावास देखेंगे विदेशों में, सब जगह महात्मा गांधी जी की मूर्ति रहती ही रहती है। उनके चरखे का सम्मान होता ही होता है। तो आपकी लगन आपको एक बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचा देती है। और लास्ट चौथी बात आप जो महादेव भाई की कहानी से सीखते हैं वो ये कि आपका अपना कैरेक्टर अगर साफ है, आप मेहनती हैं, आपके अंदर लगन है, तो आपके ऊपर कोई एक उंगली उठा नहीं सकता है, क्योंकि आपकी जो मेहनत है ना वही आपको बुलंदियों तक ले जाती है। ये चैप्टर आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको संभालिए, अपने आप को शार्प बनाइए, डिप्लोमेटिक बनाइए और पढ़िए। जितना आप पढ़ लेंगे ना, ये सब आपके काम कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, अगर आप 10th का हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ जिससे शायद आपके नंबर्स अच्छे आ जाएं। सारे चैप्टर्स को रीडिंग लगा लीजिए 2-2 बार। अभी भी टाइम है, 28 फरवरी को एग्ज़ाम है। सारे चैप्टर्स को 2-2 बार रीडिंग लगा लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस किधर है। सारे चैप्टर्स के राइटर्स के नाम लिख के देख लीजिए, जिससे कि आपको उनकी स्पेलिंग याद हो जाए।
और जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन को आपको आंसर करना है तो आप उसमें लेखक का जिक्र जरूर कीजिए, पाठ के नाम का ज़रूर जिक्र कीजिए कि ये प्रश्न हमारे पाठ फलाना जिसके लेखक ये हैं उनसे लिया गया है, और इस आगे आपको जो भी उत्तर देना है वो दे दीजिए। ग्रामर में आप सारे मुहावरे पढ़ लीजिए 2 दिन में, और ये मुहावरे भी आप 2-2 3-3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ से चैप्टर्स वाले मुहावरे पहले पढ़िए, उसके बाद में जो बाकी मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वो उनको पढ़िए। समास को आप देख लीजिए, कोई भी यूट्यूब से वीडियो उठा लीजिए और समास को अच्छी तरह से समझ लीजिए। यही चीज़ मैं आपको पदबंध के बारे में बताऊंगी और वाक्यों के बारे में बताऊंगी। अच्छा, आपकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स में अगर कोई उल्लेख है, आप देखिए कि कौन सी पंक्तियां जो हैं बहुत छोटी छोटी पंक्तियां, उनको एक बारी देख लीजिए। वो आरटीसीज जैसा क्वेश्चन जो है उसमें आपको हेल्प करेगी। और अगर आपको दो चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप दोनों चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए, और बाद में दोनों क्वेश्चंस दोनों चैप्टर्स के जो आपने लिखा है उसको मगअप करके आप छोटा सा समरी दे दीजिए। दैट इज़ गुड इनफ। दे आर जस्ट ट्राइंग टू चेक कि आपने चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो और अनुच्छेद वगैरह जो है वो देख लीजिए, करंट अफेयर्स में क्या चल रहे हैं। और मेरी वेबसाइट है prachiable.com, उस पर जाके भी आप बहुत सारा कंटेंट देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।